नमस्कार। गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चटलांजबिला में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष के अंदर समाज शिक्षा का निर्माण जो विषय है उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने अध्ययन किया था समाज शिक्षा का अर्थ है, उसका क्या उद्देश्य है और कुछ परिभाषाएं हमने देखी थी और जिसके आधार पर हमने ये कहा था कि समावेश शिक्षा है जो अक्षम बालकों को एक सामान्य वातावरण के तहत यानी कि सामान्य बच्चों के साथ बैठ कर शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करती है। इसके अंदर अपने उद्देश्यों की तरफ ध्यान दिया था। तो उद्देश्यों के अंदर अपने कहा था कि इसके अंदर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के रूप में सक्रिय रूप से भाग ले सके। इसके लिए जो अक्षम बालकों को अक्षम बालकों को शिक्षण प्रक्रिया में तो हम समावेश उद्देश्यों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो उद्देश्यों में हमने जो कल बातचीत की थी कि जो समाज शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो अक्षम बालकों को एक वातावरण उपलब्ध करवाना है जिससे कि वो अपना अधिगम स्तर उच्च कर सके। इसी प्रकार से निहित प्रतिभाओं को जो उसके अंदर निहित प्रतिभाएं हैं उनका अध्ययन करने के लिए, उसका विकास करने के लिए किस प्रकार की वो प्रतिभाएं रखता है, फिजिकल अधिक रखता है, मानसिक रखता है, तो उनको समझते हुए बालकों को जिस प्रकार की प्रतिभा रखता है उसके लिए प्रोत्साहित करना, उसके लिए उसको आगे बढ़ाना, ये एक समाज शिक्षा का कार्य है और एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि वो इस कार्य के अंदर उसका सहयोग करे। आगे है समाज शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है पाठ्यक्रम का सुधार करना है। सुधार के अंदर नए नए परिवर्तन करके लाने होते हैं, नए नए परिवर्तन किए जाते हैं, नई नई विधियों का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसके अंदर सभी प्रकार के बालक होते हैं। अक्षम बालक भी होंगे, सामान्य बालक भी होंगे, प्रतिभाशाली बालक भी होंगे। उसी के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम का निर्माण करना पड़ेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग विभिन्नताओं को देखते हुए, बच्चों की विभिन्नताओं को देखते हुए विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को लेकर के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा। तो उसके अंदर पाठ्यक्रम के अंदर भी सुधार की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार समाज शिक्षा के पाठ्यक्रम में शिक्षण विधियों का उपयोग, शिक्षक का प्रशिक्षण की बात और उसी के आधार पर अपने शिक्षक की जो समस्या आ रही है उसकी बातचीत कही जाती है। शिक्षकों की विभिन्न गतिविधियां, उसके लिए समय समय उसको प्रशिक्षण दिया जाए, प्रशिक्षण दे करके उसके लिए समय समय पर जो भी उसकी नए नवाचार आ रहे हैं उसके बारे में बताया जाए। ये क्या है, इसका उद्देश्य होता है। इसी प्रकार मूल्यांकन प्रक्रिया सक्रिय करना। देखो मूल्यांकन प्रक्रिया एक अक्षम बालकों के लिए बहुत जरूरी है। मूल्यांकन के अंदर क्या होता है कि अपने मूल्यांकन करते सभी का समान रूप से करेंगे। एक मान लो टेस्ट दे दिया, टेस्ट के अंदर एक समान रूप से अपने प्रश्न दे दिए, उसको सोल्व करेगा तो उसी के आधार पर मूल्यांकन करेंगे। लेकिन समाज शिक्षा के मूल्यांकन के अंदर कहा गया है कि इसके अंदर थोड़ा सा अक्षम बालकों के प्रति सकारात्मक रवैया रखा जाए। वो अपने में कितना सुधार कर रहा है उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाए, न कि ऑल ओवर क्लास के आधार पर मूल्यांकन किया जाए। तो मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार किया जाना आवश्यक है और इसी आधार पर समय समय पर मूल्यांकन को सुधार करते हुए सकारात्मक और मित्रतापूर्वक रवैया अपनाते हुए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और इसी आधार पर हमने बातचीत की थी बच्चों की रुचि व योग्यता का ध्यान रखें। किस प्रकार की रुचि रखता है बालक, उसकी योग्यता क्या है, शारीरिक क्षमता क्या है, मानसिक क्षमता क्या है, इसके आधार पर ध्यान करके हमें उनका समय शिक्षा देनी चाहिए। और इसी के आधार पर अपने बच्चों के जो 6 ग्रुप होते हैं, 3 ग्रुप होते हैं मुख्यतः। एक तो प्री प्राइमरी कह सकते हैं यानी कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक की जो एज है। फिर प्राइमरी लेवल जैसे मान लो अपने प्राइमरी या उच्च प्राइमरी है, 6 से 14 वर्ष तक के बालक हैं। और उसके बाद जो 14 से 21 वर्ष का वर्ग आ जाता है उसकी बातचीत की जाती है। 0 से 6 और 6 से 14 वर्ष के ऐसे बालक जो अक्षम हैं, विद्यालय में कहीं नहीं जा पा रहे हैं, जहाँ उनको विद्यालय में जोड़ा जाए, उनके लिए अधिगम स्तर को उच्च बनाने का प्रयास किया जाए। अक्षम बालकों को पहचान करके उनका इन विद्यालयों के अंदर प्रवेश किया जाए और उसका अधिगम स्तर को उच्च बनाने का प्रयास किया जाए। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद एक ग्रुप ऐसा है जो कि कहीं न कहीं पढ़ाई से ड्रॉप हो गया है, शिक्षा से ड्रॉप हो गया है और वो क्या है, ग्रुप है जो 14 से 21 वर्ष का एज है, कहीं ना कहीं उसने पढ़ाई छोड़ दी है।
वो पढ़ाई की मुख्यधारा से अलग हो गया, तो उनको भी पहचान करके उनको भी शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाए, ये भी एक समाज शिक्षा का उद्देश्य है। इस आधार पर अपने उद्देश्यों की बातचीत कल की थी, अपने शिक्षित रूप से आज देख लिया। अब अपने समाज शिक्षा की आवश्यकता क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। समाज शिक्षा की आवश्यकता, तो अपने समाज शिक्षा की आवश्यकता के अंदर में देखते हैं कि इसमें अक्षम बच्चों को अधिक ध्यान दिया जाता है, अक्षम बच्चों के अधिगम सुधार में अधिक ध्यान दिया जाता है। तो पहले यदि अपनी इसकी आवश्यकता समझें तो इसके अंदर छात्रों के अधिगम स्तर को उच्च बनाने के लिए, सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए समाज शिक्षा की आवश्यकता अनुभव होती है। किसकी आवश्यकता होती है? समाज। किसके लिए? एक तो अधिगम स्तर को उच्च बनाने के लिए और सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए। नंबर 1 है अधिगम प्रक्रिया को, अधिगम स्तर को उच्च बनाने व सीखने को सरल बनाने के लिए। जो छात्र होते हैं, अक्षम छात्र होते हैं, उनका जो अधिगम स्तर उच्च हो सके, इस प्रकार के प्रयास किए जाए। एक आसानी से वो सीख सके, शिक्षण कार्य को कितना आसान कर सकते हैं, आसान से शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए, आसान सा पाठ्यक्रम का प्रयोग करते हुए हम उसको आसानी से, जिससे बच्चा उसको ग्रहण कर सके, इस प्रकार से सरल विधि के द्वारा, सरल मेथड के द्वारा सिखाया जाए। तो अधिगम स्तर को उच्च बनाने के लिए और सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए समाज शिक्षा की आवश्यकता को अनुभव किया गया, क्योंकि इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूरी की जाती है। किसके तहत? एक सरल प्रक्रिया के तहत। इसमें अधिक से अधिक बच्चे को सिखाने का प्रयास किया जाता है। तो नंबर 2 अपने कहें, शिक्षकों की बहुआयामी शिक्षण कला में निपुण बनाने के लिए भी समाज शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब शिक्षक बहुआयामी कैसे होंगे? क्योंकि जब कई प्रकार के बालक होंगे तो उनकी आवश्यकता भी भिन्न भिन्न होंगी, उनकी जो शिक्षण कला है उसके लिए जो एफर्ट करने पड़ेंगे वो भी विभिन्न प्रकार के, उनकी आवश्यकता भी विभिन्न है। तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए एक शिक्षक को भी उसी प्रकार की गतिविधियां करनी पड़ेगी, उसी प्रकार की विधियों का उपयोग करना पड़ेगा। तो वो शिक्षक भी उन बच्चों को सिखाने के साथ साथ कई कलाओं में अपने आप को निपुण हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार की समस्या आएगी हम उसी प्रकार उसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो एक क्लास विभिन्नतापूर्ण है, कोई विकलांग बालक है, कोई मानसिक रूप से विकलांग है, कोई सामान्य बालक है, प्रतिबंधित बालक है, तो उनकी समस्या भी अलग अलग होगी, उनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग होंगी। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रयास करने पड़ेंगे, जिसके कारण शिक्षक को भी कुछ सीखने को मिलेगा। उनके अंदर भी कई प्रकार की कलाएं आएंगी, निपुणता आएंगी, कई विधियों का उपयोग करेगा, कई विधियों को एक साथ उपयोग करना सीखेगा। इस प्रकार से शिक्षक उन समस्याओं को हल करते हुए अपने आप में भी निपुण हो जाएगा, कई कलाओं में निपुण हो जाएगा। ये इसका भी आवश्यकता है शिक्षकों को बहुआयामी शिक्षण कला में निपुण बनाने के लिए। शिक्षक को बहुआयामी कला में निपुणता बनाने के लिए, निपुण बनाने के लिए, निपुणता है या निपुणता तो निपुण बनाने के लिए, निपुणता के लिए, क्योंकि इससे शिक्षक भी कई प्रकार की विधियों को, कई प्रकार के शिक्षण कलाओं को सीखेगा और इसके आधार पर विभिन्न प्रकार की क्षमताओं से युक्त बालकों को शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा, जिसके कारण निपुणता के कारण उनकी आवश्यकता पूर्ति करते करते खुद भी कई कलाओं के अंदर निपुण हो जाएगा। नंबर 3 है सामाजिक कौशलों के विकास में भी
सामाजिक कौशलों के विकास में भी समग्र शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इसमें सामुदायिक कार्यक्रमों एवं विद्यालय कार्यक्रमों में एक दूसरे को सहयोग होता है। तो सामाजिक कौशलों का विकास अपने शॉर्ट में लिखें। तो सामाजिक कौशलों का विकास, सामाजिक कौशलों का विकास। सामाजिक कौशलों का विकास कहते हैं क्योंकि बाल क्षमता शिक्षा को देने के लिए हमने देखा था कि एक अभिभावक, शिक्षक, समाजसेवी संस्थाएं, प्रशासन अपने आपस में सहयोग करता है। तो इसके तहत आपस में सामाजिक कौशलों का विकास होगा। हम एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करेंगे तो सामाजिक कौशलों का भी विकास होगा। सामुदायिक कार्यक्रम रखेंगे, सामुदायिक कार्यक्रमों में बच्चों को भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे और उनके प्रेरणा से जो बच्चे भी सामाजिकता को सीखेंगे, सामाजिकता के जो स्किल हैं उनका विकास बच्चों में होगा। तो इस प्रकार से सामाजिक कौशलों का भी विद्यालय कार्यक्रम में भी, समाज के अंदर, गांव के अंदर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो बच्चे वहाँ भी भाग ले रहे हैं, विद्यालय में भाग ले रहे हैं। विद्यालय में कोई प्रोग्राम है तो समाज के जो लोग हैं वो वहाँ आ रहे हैं, बच्चों उनसे सीखेंगे कि किस प्रकार से बैठना है, उठना है, बातचीत करना है, कौन हमारे लिए सम्मानित व्यक्ति है, हमारे गाँव का सम्मानित व्यक्ति कौन है। तो इस प्रकार से उनके अंदर सामाजिक कौशलों का विकास होगा। नंबर 4 है समग्र शिक्षा के माध्यम से बालकों में सामाजिक गुण और सामाजिक समरसता का विकास संभव होता है। आगे से जुड़ा हुआ पॉइंट है, पिछले जो 3 नंबर पॉइंट है उससे जुड़ा हुआ पॉइंट अपने कह सकते हैं कि सामाजिक गुण और सामाजिक समरसता का विकास। क्योंकि जब मेल आपस में समाज में मिले जुलेंगे और समाज के अंदर लोग, बच्चे प्रोग्राम में भाग लेंगे, कार्यक्रम में भाग लेंगे, समाज के अंदर जाएंगे तो एक सामाजिक समरसता का विकास होगा। और समाज संस्थाएं हैं जो विद्यालय में आगे सहयोग करेंगी, सामाजिक लोग हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो लोग उसमें सहयोग करेंगे, तो एक सामाजिक समरसता का विकास होगा। तो सामाजिक गुण और सामाजिक समरसता का विकास। सामाजिक गुण व समरसता का विकास। तो इससे क्या है, सामाजिक गुण और सामाजिक समरसता का विकास होता है। इसी प्रकार से अपने आगे जो पॉइंट लिखेंगे, ये बात हमने बता दी कि सामान्य छात्रों को अभिभावकों के द्वारा समुदाय और शिक्षकों को बालकों की सहायता के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे कि समरसता का विकास होता है। नंबर आगे है समग्र शिक्षा में बालक संसाधनों के समन्वय और सर्वोत्तम की व्यवस्था होती है। अब समग्र शिक्षा है तो समग्र शिक्षा के जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं उनका हम सही ढंग से कितना उपयोग कर सकते हैं। हमारे पास जो नहीं है वो तो नहीं है। एक अच्छा प्रबंधन वही होता है जो उपलब्ध संसाधनों के द्वारा एक उचित व्यवस्था कर सके। ये नहीं कि वो कहे कि हमारे पास तो वो नहीं है, ऐसे काम नहीं चल सकता, वो नहीं है, हमारे से काम नहीं चल सकता। अच्छा जो मैनेजमेंट है वही है जो उपलब्ध संसाधनों के द्वारा एक अच्छा काम, उत्तम काम कर सके, उसको सही ढंग से प्रयोग कर सके। वो एक मैनेजमेंट या उच्च प्रबंधन की विशेषता होती है। इसी के आधार पर कहा है कि समग्र शिक्षा आवश्यक संसाधनों के समन्वय, जो हमारे आवश्यक संसाधन है उसको समन्वय करते हुए एक संसाधन है उसका एक या दो जगह या दो से अधिक स्थानों पर प्रयोग ले सके। इस प्रकार से सर्वोत्तम उपयोग, सही ढंग से उसका सबसे अच्छा उपयोग उसमें ले सके, ये व्यवस्था समग्र शिक्षा के माध्यम से की जाती है। तो संसाधनों के समन्वय एवं सर्वोत्तम उपयोग, संसाधनों का समन्वय व सर्वोत्तम उपयोग। यानी कि जो संसाधन है उसका आपस में समन्वय करते हुए, उसका सर्वोत्तम उपयोग करते हुए शिक्षा देना, ये इसकी आवश्यकता है, ये सिखाती है समग्र शिक्षा। फिर है समग्र शिक्षा से बालकों में समस्त शैक्षिक या शैक्षिक आवश्यक
पूर्ति का प्रयास किया जाता है। समग्र शिक्षा के माध्यम से बालक की शैक्षिक और अशैक्षिक दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास किया जाता है। यानी कि सिर्फ शैक्षिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाए, सिर्फ शिक्षा पर ही ध्यान दिया जाए, उसकी सामाजिक आवश्यकता है, उसकी नैतिक आवश्यकता है, वो अपना जीवन निर्वाह अच्छी तरह से कर पाए, इसके लिए उसको योग्य बनाना, शारीरिक रूप से वो सही ढंग से जीवन यापन कर पाए, इसके लिए योग्य बनाना। तो समग्र शिक्षा का जो उद्देश्य है या आवश्यकता है वो समग्र शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति। शैक्षिक व अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति। तो इस प्रकार से हम शैक्षिक और अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास समग्र शिक्षा के माध्यम से करते हैं। ये इसका महत्व है और आवश्यकता भी है, क्योंकि इसी के तहत ही हम बच्चे को सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। जब भी उसको शैक्षिक और अशैक्षिक बातों का ध्यान रखेंगे, सभी जगह विकास करने का ध्यान रखेंगे, तो हम उसकी सर्वांगीण विकास की ओर प्रेरित करेंगे, सर्वांगीण विकास उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास में समाज शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसमें प्रारंभ से ही 21 वर्ष के बालकों को, युवाओं को शिक्षा के मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है और बालकों एवं युवाओं की क्षमताओं को उसके सर्वांगीण विकास में बाधा नहीं बढ़ने दिया जाता। जो भी अक्षमताएं हैं तो 21 वर्ष तक की बालकों को यहाँ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। पहले 0 से 6 है, 6 से 14 है, अब 14 से आगे किसी ने पढ़ाई छोड़ दी है, कई कारणों से, आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से वो विद्यालय में नहीं जा पा रहे, विद्यालय से दूर हो गए, तो उनको भी मुख्य धारा में डालने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से राष्ट्रीय विकास, क्योंकि राष्ट्रीय विकास कह सकते हैं कि जो नागरिक है वो राष्ट्रीय विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जितना भी नागरिक पढ़ा लिखा होगा उसको शिक्षा से जोड़ा जाएगा तो राष्ट्रीय विकास अपने आप होगा। तो एक राष्ट्रीय विकास की ओर प्रेरित करना, ये भी लिख सकते हैं। तो राष्ट्रीय विकास लिख सकते हैं अब राष्ट्रीय विकास कैसे है, क्योंकि जो बालक है, बालक को 21 वर्ष के वायु तक, युवा होने तक भी उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, जिसके तहत कि उसके अंदर वो चीजें आ सके, शिक्षा ग्रहण कर सके, जिसके माध्यम से वो अपने समाज का विकास कर सके, अपना विकास कर सके, जिससे आत्मसम्मानजनक रूप से वो जीवन में जीवन निर्वाह कर सके। इसके लिए प्रेरित किया जाता है। तो हमने ये 7 जो देखे हैं बिंदु, जैसे अधिगम प्रणाली में या छात्र प्रणाली के अंदर आवश्यकता है, इसकी महत्व है। समाज शिक्षा शिक्षक को बहुमुखी कला में निपुण बनाती है, शिक्षक में भी कई प्रकार की निपुणता आती है, सामाजिक कौशलों का विकास होता है। जो समाज शिक्षा के माध्यम से कई प्रकार के व्यावसायिक प्रोग्राम या विद्यालय में जो प्रोग्राम करते जाते हैं उसके माध्यम से सामाजिक कौशलों का विकास होता है। सामाजिक का गुण और संस्था का विकास के माध्यम से होता है जब समाज और विद्यालय आपस में सहयोग करते हैं। जो संसाधन उपलब्ध होते हैं हमारे पास, समाज के पास, विद्यालय के पास, उनका समन्वय करते हुए स्रोतों का उपयोग करना इसी की महत्व है या इसकी आवश्यकता है। शैक्षिक और अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति, बालक की शैक्षिक और अशैक्षिक की पूर्ति की जाती है और राष्ट्रीय विकास में सहयोग किया जाता है। एक पॉइंट अपने और ले सकते हैं, छात्रों की निहित प्रतिभाओं का विकास। तो इस प्रकार से निहित प्रतिभाओं का विकास करना इसका कार्य है। तो इसमें हमने देखा है इसके लिए कुछ सिद्धांतों के आधार पर जब इसका निर्माण करना चाहें, कुछ सिद्धांतों के आधार पर शैक्षिक आवश्यकता तो समग्र शिक्षा में कार्य करती है। तो उसको कौन कौन से सिद्धांत हैं जिसके तहत कार्य करती है? तो सबसे पहले हमें ये कहना है कि जो सिद्धांत है वो उच्च अधिगम स्तर को बनाने के लिए, बच्चों के अधिगम स्तर को बनाने
या बच्चों के अधिगम स्तर को बनाने का सिद्धांत है। तो शॉर्ट में अपने देख लेते हैं सिद्धांतों के बारे में। समान शिक्षा के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करें तो समान शिक्षा एक ऐसा उपागम है जिसके तहत अक्षम बालकों को अधिक ध्यान दिया जाता है। ये बात हमने पहले भी कर ली थी कि सामान्य बालकों के साथ साथ अक्षम बालकों को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो अधिकतर जो ध्यान दिया जाता है वो अक्षम बालकों पर दिया जाता है कि अक्षम बालक हैं वो सामान्य बालकों के साथ बैठ करके अध्ययन कर सके। तो इसके माध्यम से छात्रों की अधिगम संबंधी आवश्यकताओं को जानकर उसे पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से अधिगम स्तर को उच्च बनाने की प्रक्रिया है। अधिगम स्तर को उच्च बनाने का सिद्धांत इसके अंदर कार्य करता है। यदि अपने शॉर्ट में कहना चाहे तो अधिगम स्तर को उच्च बनाने का सिद्धांत है वो कार्य करता है। किसी भी प्रकार से अधिगम स्तर को उच्च बनाया जाता है। दूसरा है समान शिक्षा के माध्यम से सामान्य बालकों की अपेक्षा अक्षमता से युक्त छात्रों को शिक्षा अधिक ध्यान दिया जाता है। तो सामान्य बालकों की अपेक्षा ये नहीं है कि इसको ध्यान में सामान्य बालकों को ध्यान नहीं दिया जाता। सामान्य बालकों की अपेक्षा अक्षम बालकों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, उनको अधिक प्रोत्साहित किया जाता है, उनको सामान्य बालकों की श्रेणी में लाने का प्रयास किया जाता है। तो अपने कह सकते हैं कि पहला सिद्धांत है अधिगम स्तर को उच्च बनाने का सिद्धांत है। दूसरा है अक्षम छात्रों को अधिक ध्यान देने का सिद्धांत है। और तीसरा जो सिद्धांत कार्य करता है सम शिक्षा के अंतर्गत सामान्य और अक्षम बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है और दोनों का ध्यान रखा जाता है और दोनों को समान रूप से ध्यान क्या है शिक्षा दी जाती है। तो कहने का मतलब है सामान्य और अक्षम बालकों को एक समान शिक्षा देने का सिद्धांत है। तो सामान्य और अक्षम बालकों को एक साथ समानता के साथ शिक्षा देने का अधिकार है। एक साथ शिक्षा देने का जो सिद्धांत है वो कार्य करता है। और इसके साथ आगे है समान शिक्षा में ऐसे बालकों पर अधिक ध्यान दिया जाता है जो समाज से बहिष्कृत हैं तथा शिक्षा के अयोग्य समझा जाता है। तो समान शिक्षा के माध्यम से आपने कहा था कि एक ऐसा वर्ग होता है, देखो शारीरिक रूप से विकलांग होना, मानसिक रूप से विकलांग होना वो तो एक अलग बात है, उस पर किसी का विवश नहीं है ना। वो मानसिक रूप से विकलांग जन्म से हो सकता है, शारीरिक रूप से विकलांग जन्म से हो सकता है, या एक्सीडेंट हो गया तो वो एक प्राकृतिक जो दुर्घटना है या वैश्विक दुर्घटना है उसको मान सकते हैं। लेकिन एक ऐसा बालक जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, लेकिन वो किसी आर्थिक कारण से, वो सामाजिक कारण से पिछड़ गया है, उसका आर्थिक रूप से परिवार गरीब है